हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू development.com। अभी आपका एग्ज़ाम का टाइम आ गया बहुत नज़दीक और महाराष्ट्र में अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं। हर एक स्टेट में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। सीबीएसई अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, आईसीएसई अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, आईएससी बोर्ड कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो अभी फेब में किसी का है, किसी का मार्च में है, लाइक ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं फेब से। सो आप लोगों का यदि महाराष्ट्र में देखें तो इंग्लिश का एग्ज़ाम हो चुका है। अभी जो एग्ज़ाम्स आने वाले वो है आपका फिजिक्स का 27 को है। तो इस फिजिक्स में जो है हम बात करेंगे आज अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, जो आप एक माइंड में अपने अंदर कैसे आप एक ट्री डायग्राम बना सकते हैं। यदि अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन आता है तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट ऐसे करंट को बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट जिनके पास फ्रीक्वेंसी हो, क्योंकि इससे पहले हम डायरेक्ट करंट पढ़ते हैं और डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी 0 होता है। तो इसके लेकर हम वहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टेंस का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। कैपेसिटर जब लगाते हैं तो सर्किट को ब्लॉक कर देता है, करंट को पास नहीं करने देता है। लेकिन जब हम अल्टरनेटिंग करंट में आएंगे तो रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हम तीनों का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो करंट है ये वेरिएबल करंट है, ये कांस्टेंट करंट नहीं है, टाइम के साथ ये वेरी करता है। ये बेसिकली एक साइनसोइडल वेव की तरह चलता है, जो कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो यदि हम इस करंट को ऐसा दिखाना चाहें तो ऐसा कौन सा इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करूं जो कि पीरियोडिक भी हो और वेरिएबल भी हो, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं साइनसोइडल करंट। क्या बोलते हैं इसको? साइनसोइडल करंट। सो साइनसोइडल वेव मीन्स जो वैरी कर रहा हो, पीरियोडिक हो, ऑस्किलेटरी हो, तो उस फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन कर्व से। तो ये मेरा एक साइन कर्व है और हमने इसको करंट के टर्म, करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको बनाना चाहते हैं। तो ये I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द करंट इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको आप कॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस दोनों ही पीरियोडिक नेचर के हैं, दोनों ही साइनसोइडल हैं, दोनों ही मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं या ऑसिलेट कर रहे हैं। तो आपको जो ध्यान रखना है, यदि आपको I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का इक्वेशन दिया हो या आपको I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी का इक्वेशन दिया हो, दोनों ही इक्वेशन करंट को ही डिनोट करेगा, अल्टरनेटिंग करंट को। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी जो कि ओमेगा दे रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और हमें चाहिए ऐसा करंट जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी हो रहा हो। देखिए, टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी हो रहा है, ये अपने मैक्स तक जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, फिर मैक्स से ये 0 हो जाता है और ये फिर मिनिमम हो जाता है। सो ये प्लस आई नॉट एंड माइनस आई नॉट ये हमारा एम्पलीट्यूड है। मीन पोजीशन से करंट की मैक्सिमम हाइट जो है वो आई नॉट है। यदि हम रिवर्स साइकिल में देखेंगे तो ये माइनस आई नॉट है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें I क्या है? तो I है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस करंट। I नॉट जो है वो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम द मीन पोजीशंस। जो मीन पोजीशन है उससे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। सो I नॉट इज कॉल्ड, इसको पीक करंट बोलते हैं और मैक्स करंट। पीक करंट और मैक्स करंट। मैक्सिमम करंट ओमेगा हमारा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको 2 पाई f लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये हमारा ओमेगा है। इतना समझने के बाद हम अब ये समझ चुके हैं कि I इक्वल टू, यदि हम ऐसे लिख दें, टेन साइन ओमेगा टी, और आपसे पूछेगा फाइंड पीक करंट,
तो आप क्या बोलिएगा, साइन का जो भी कोफिशिएंट लगा हो, साइन के पीछे जो लगा हो, 5 साइन हो, 10 साइन हो, 7 साइन ओमेगा टी हो, आप बोलिएगा इसका पीक करंट जो है आई नॉट है वो 10 एम्पियर है। बोलेगा कि इसका मीन करंट कितना है, तो आप बोलिएगा इसका -10 एम्पियर है। बेसिकली -10 ये है कि इनके डायरेक्शन जो है रिवर्स है, सेकंड साइकिल में। इसी तरह से आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि I = 50 sin 100 pi t और आपसे पूछ लेगा कि बताइए, ये एक अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है और इसमें आपको बताना है कि मैक्सिमम करंट कितना है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका टाइम पीरियड कितना है। तो हम 3 चीज लिख देते हैं, फाइंड इट्स मैक्स वैल्यू और पीक वैल्यू और पीक वैल्यू। सेकेंड में हम लिख देते हैं कि फ्रीक्वेंसी, जो यदि ये अल्टरनेटिंग करंट है तो बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, और थर्ड में हम लिख देते हैं इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ऐसा रिलेशन है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यदि टाइम पीरियड है 5 सेकंड तो फ्रीक्वेंसी है 1/5 सेकंड, यदि फ्रीक्वेंसी है 1/10 तो टाइम पीरियड है हमारा 10 सेकंड। अब ये 3 क्वेश्चंस इतने इजी हैं जो आप यदि बुक खोलेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, 2 बुक से 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे। तो देखिए I = जब 50 sin ओमेगा t लिखा रहेगा इस तरह से, 50 sin 100 pi t, तो आपको क्या लिखना है, I = कंपेयर करना है इस इक्वेशन से I0 sin ओमेगा t। अब देखिए I0 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, तो ये 50 एम्पियर लिख देंगे, पीक करंट। क्या लिखेंगे इसको, पीक करंट। ओमेगा का बात करेगा, ओमेगा क्या है हमारा 100 पाई है, क्योंकि ओमेगा टी, ओमेगा का जो इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 100 पाई है, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई f is equal to 100 pi, pi pi got cancel, this f is equal to 100/2, that is what 50 hertz। यदि यहाँ से टाइम पीरियड पूछे तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका आ जाएगा टाइम पीरियड 1/50 हर्ट्ज। अब ये इक्वेशन अगर I के साथ पूछा हो, साइन के साथ लगा हो या कॉस के साथ लगा हो, दोनों में ही हम सेम वर्क करेंगे, सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो I = I0 sin omega t, I0 is the maximum value of alternating current, omega is the angular frequency, this omega is equal to 2 pi f, frequency and time period is reciprocal to each other। सेकेंड सम देखिए इस तरह से हो सकता है आपसे कि I = ऐसा दे दे 4 sin 100t प्लस 3 cos 50t। आपसे बोलेगा फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो आप क्या बोलिएगा, जो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो है कुछ यहाँ पे 4 दिख रहा है और यहाँ पे 3 दिख रहा है। अभी हमने क्या किया, दो जो हमारे साइनसॉइडल वेव थे उन दोनों को ज्वाइन कर दिया और हम अब कॉमन रिजल्टेंट चाहते हैं जो हमारा मैक्सिमम करंट कितना है। क्योंकि हमने एक इक्वेशन ये ले लिया और दूसरा इक्वेशन ये ले लिया, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन का हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, I0 is equal to लिखना है और रूट अंडर लगाना है, जो भी कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया हो और जो भी कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये I0 is equal to √16 plus 9, that is this I0 is equal to √25 and this I0 is equal to 5 एम्पियर। कितना वैल्यू आ गया हमारा करंट का, 5 एम्पियर। इसी में यदि आपसे ये पूछ ले कि बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो अब यदि टाइम पीरियड इससे पूछ रहा है आपसे, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, t इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आप इसका टाइम पीरियड लिख लीजिए, इसका ओमेगा है 100 तो 2 पाई अपॉन 100 होगा।
इसका भी लिख लीजिए 2 पाई अपॉन 50, क्योंकि इसका 50 है, तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 50 और ये हो जाएगा पाई अपॉन 25। अब ध्यान दीजिए, हमें इसका एलसीएम लेना है, पाई अपॉन 50 और पाई अपॉन 25 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। ये क्वेश्चन जब पूछेंगे आपसे, तो अगर आप जेईई का एग्जाम्स लिखने वाले हों, कोई और कंपटीशन का एग्जाम्स लिखने वाले हों, या एक आप सीबीएसई क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम लिखने हों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें थोड़ा लॉजिक का यूज करना पड़ेगा आपको। अब ये जो एलसीएम है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके है। तो इस एलसीएम को लेने का तरीका ये है कि ऊपर वाले का एलसीएम लिखिए, नीचे वाले का एचसीएफ लिखिए। सो ऊपर वाले का एलसीएम पाई, एलसीएम विद पाई डिवाइड बाय 50 एचसीएफ विद 25। तो पाई और पाई का एलसीएम तो पाई ही आ जाएगा, और 50 और 25 का एचसीएफ 25 होगा, क्योंकि 25 50 को डिविजिबल कर दे रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पाई अपॉन 25, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो आप इससे यहाँ से टाइम पीरियड लिखिए। अब टाइम पीरियड कितना आ चुका है आपके पास? पाई अपॉन 25। यदि फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हो तो इसके रेसिप्रोकल कर देंगे 25 अपॉन पाई। एनी डाउट्स? तो कितने सिंपल है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से प्लॉट करने हैं। साइन के आगे जो लगा रहेगा वो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, साइन के जो कोफिशिएंट रहेगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। इसी तरह से आप E को भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो E है, इस E को बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ई नॉट जो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ओमेगा हमारा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्वेश्चन ऐसा लिख देगा 100 साइन 314 पाई टी। आप क्या करेंगे? आपसे बोलेगा फाइंड पीक वोल्टेज, फाइंड पीक वोल्टेज। जब आपसे ये पूछेगा कि फाइंड पीक वोल्टेज, तो आप क्या पढ़िएगा? जो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई नॉट कितना आ गया आपका? 100। यदि आपसे टाइम पीरियड पूछे तो क्या करेंगे? जो भी है यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दीजिए, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा कितना है हमारा? 314 पाई, पाई पाई कैंसिल, ये 2 अपॉन 314 आ जाएगा। यदि फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो 314 डिवाइड बाय 2, ये क्या आ गया हमारा? फ्रीक्वेंसी। कितने इंची? अब ये यदि कॉस में भी लिखा हो और साइन में, तो दोनों ही साइनसोइडल नेचर के हैं, दोनों ही हम इस तरह से कह सकते हैं। सेकंड होता है हमारा IRMS। IRMS होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइड बाय √2। ERMS होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय √2। तो ये फॉर्मूला दोनों याद रखने से आपका इधर का भी काम हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे 10 sin 100 पाई t फाइंड इट्स RMS IRMS वैल्यू, तो आप क्या करेंगे? IRMS होता है हमारा I नॉट अपॉन √2, और I नॉट कितना दिया हुआ है? तो 10 अपॉन √2। इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 डिवाइड बाय √2, और इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू 5 डिवाइड बाय √2। आंसर आ जाएगा मेरा 5 √2। जितने भी हाउस होल्ड में यदि आपको करंट यूज हो रहा है, हम लोग उस समय में लेंगे जो ये हमारा आरएमएस करंट है, आरएमएस वोल्टेज है, क्योंकि मैक्सिमम करंट हम लोग अपने हाउस होल्ड में सप्लाई नहीं देते हैं, कहीं पे भी नहीं देते हैं, वो जनरेट होता है, और जो हाउस होल्ड सर्किट में यूज करते हैं वो हमारा IRMS या EIRMS होता है ना। एक होता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर कंप्लीट साइकिल, तो ये वैल्यू जो होता है ये होता है 0। तो आपको ये याद रखना है, जो यदि पूरा एक टाइम पीरियड में पूछा है 0 से t तक में, तो हाफ में ये प्लस और नेगेटिव, तो ये एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा।
इसी तरह से बट एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट over half cycle is 2 I naught upon pi। यदि आधे में पूछेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2 I naught upon pi। सेम वे में एवरेज वैल्यू ऑफ alternating EMF over complete cycle is 0, but average value of alternating EMF over half cycle is 2 E naught upon pi, 2 E naught upon pi and 2 I naught upon pi। तो ये हमारा फर्स्ट जो बेसिक पार्ट्स है जिससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये है। अब ऐसे आपसे पूछेंगे जो ये अल्टरनेटिंग करंट है तो इनके सर्किट के क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो इनमें जो सर्किट का स्ट्रक्चर्स है ये ऐसा हो सकता है कि हम लोग डीसी में देखते थे कि हमेशा रेजिस्टेंस को ही ऐड कर रहे थे, ना तो कभी इंडक्टेंस आता था ना तो कैपेसिटेंस आता था तो सर्किट ब्रेक हो रहा था, ब्लॉक हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी संभव हैं जो कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो, प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, या रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस हो, रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस हो, या रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों हो सकते हैं। तो जरा सोचिए इस बारे में। सिर्फ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट रहेगा तो इसमें फेज डिफरेंस चलता है। फेज डिफरेंस इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो फेजर डायग्राम बेसिकली बोलते हैं, जो वोल्टेज और करंट के बीच में कितने एंगल्स का डिफरेंस है और कौन सा किस एक्सिस पे है, कौन लीडिंग क्वांटिटी है और कौन लैगिंग क्वांटिटी है। तो इसके लिए आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखिए कि यदि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, इफ ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है तो इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा R और इसके अलावा हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स रहेगा। अब यदि ये वोल्टेज सोर्स E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t है और हम यदि करंट फाइंड करना चाहें तो करंट E I इक्वल टू E अपॉन R, दैट इज व्हाट E नॉट साइन ओमेगा t अपॉन R। ये कितना हो जाएगा हमारा E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा t। इसी E नॉट को हम लोग लिख देंगे I नॉट साइन ओमेगा t। इट मींस यहाँ पे भी साइन ओमेगा t का ही कर्व है और यहाँ पे भी साइन ओमेगा t का ही कर्व है। दोनों ही कर्व ओरिजिन से पास करेंगे और इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू I नॉट रहेगा, इसके मैक्सिमम वैल्यू E नॉट रहेंगे। सो फॉर ए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, for a purely resistive circuit, phase difference between voltage and current is zero. Phase difference between voltage and current is zero. इनके फेज डिफरेंस क्या है? जीरो है, क्योंकि दोनों ही जो इक्वेशन वोल्टेज का है और जो करंट का इक्वेशन है दोनों ही साइन कर्व को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है हमारा सेम फेज में फेज डिफरेंस जीरो है। दूसरा हमारे पास है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब जरा समझिए इस बात को, क्या ओम्स लॉ यहां वैलिड होंगे? जो हम डीसी में पढ़ते थे V is directly proportional to I and V equal to I into R। AC में भी हम लोग यूज कर सकते हैं V equal to I into R। लेकिन जब हम कैपेसिटेंस लेके आए हैं तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो होता है फैराडे और हमें जो ओम रेजिस्टेंस है उसका यूनिट होता है ओम। तो ये कैपेसिटेंस सिर्फ ऐसे नहीं लग जाएंगे जो V अपॉन C नहीं कर सकते हम, बिकॉज
इनको भी हमें एक ओम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर जाके हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, बिकॉज ओम्स लॉ को चाहिए रेसिस्टेंस। तो इसको रेसिस्टेंस यदि कैपेसिटिव सर्किट है, यहाँ पे C लगा हुआ है और इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अब यदि ये वोल्टेज सोर्स है हमारे पास E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और ये हमारे पास है C कैपेसिटेंस। नाउ इस कैपेसिटेंस को हम ऐसे डायरेक्ट तो C नहीं लिख सकते हैं और इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, तो कैपेसिटेंस से आपको जो रिएक्टेंस बनाना है, रेसिस्टेंस बनाना है, वो कैसे बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग X ऑफ C, दैट इज व्हाट रिएक्टिव कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे इसको? रिएक्टिव कैपेसिटेंस। ये जो रिएक्टिव कैपेसिटेंस है इसका वैल्यू होता है कुछ X ऑफ C इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा का वैल्यू भी आपको पता है, यदि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो 2 पाई FC। अब ये जो है ये ओम का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और अब हम लगा सकते हैं I इक्वल टू E अपॉन XC। तो ओम्स लॉ अल्टरनेटिंग करंट में भी वैलिड है। आपसे यदि पूछे क्या हम लोग ओम्स लॉ को अल्टरनेटिंग करंट में यूज करते हैं? यस, यूज कर रहे हैं यहाँ। अब हमारा फेजर डायग्राम क्या होगा? तो इसमें जो फेजर डायग्राम होगा वो इस तरह से रहेगा कि ये हमारा करंट एक्सिस होगा और ये हमारा वोल्टेज होगा। इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का रहेगा और करंट लीडिंग क्वांटिटी है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा आगे आगे, और ये वोल्टेज क्या है हमारा? लैगिंग क्वांटिटी है। तो आप लिख दीजिएगा फेज डिफरेंस बिटवीन voltage and current is 90 degree for a purely capacitive circuit, और current is leading quantity, ये हमारा क्या लीड करने वाला क्वांटिटी है और वोल्टेज क्या था? लैगिंग क्वांटिटी। इसी के बेस्ड आपसे ये ऐसा पूछ सकता है कि यदि प्योरली इंडक्टेंस है तो क्या होगा? यदि प्योरली इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। ये भी ओम्स लॉ में डायरेक्ट नहीं आएगा, तो कैसे होके आएगा? तो रिएक्टिव इंडक्टेंस बन के आएगा। X ऑफ L लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिव इंडक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टिव इंडक्टेंस और रिएक्टिव कैपेसिटेंस। इसका वैल्यू होता है ओमेगा इनटू L। ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई FL। यदि आपसे ग्राफ भी पूछ ले जो फ्रीक्वेंसी और इसका ग्राफ कैसा होगा तो आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखाना है। यदि उसमें पूछ लेता जो फ्रीक्वेंसी और C का कर्व कैसे होगा तो आप ऐसे दिखाएंगे क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स चलते हैं। इस केस में ये जो केस है इसमें वोल्टेज लीडिंग क्वांटिटी रहेगा और करंट मेरा लैगिंग क्वांटिटी रहेगा। फेज डिफरेंस 90 डिग्री का, वोल्टेज इज लीडिंग क्वांटिटी, करंट इज लैगिंग क्वांटिटी। अब इसके बेस्ड आपको कंबाइंड सर्किट दे सकता है, R और L सर्किट दे सकता है, R और C सर्किट दे सकता है। तो मैं क्या करता हूं एक RLC सर्किट ले लेता हूं सो दैट कि इसमें सारे आ जाएंगे। तो हमने ये L ले लिया, ये C ले लिया और ये R ले लिया। इस तीनों को ऐड करके हमने एक सर्किट बना लिया। अब यहाँ पे यदि आपको फेज डिफरेंस पूछ रहा है कितना एंगल का है, तो फेज डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा XL माइनस XC अपॉन R होगा। इंपीडेंस होता है टोटल रेसिस्टेंस, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और ये ऐसा क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज इसमें एंगल्स होते हैं, तो एंगल्स होंगे तो फिर ये वेक्टर की तरह ऐड होते हैं, इसलिए हमने इसको रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर लिखा है। XL जो होगा वो होगा हमारा ओमेगा इनटू L और XC जो होगा वो होगा हमारा ओमेगा C। अब देखिए यदि आप सिर्फ इस फॉर्मूले को ही याद रखते हैं इस दो के, तो जितने भी अभी तक किए हो वो सारे हो जाएंगे। सपोज आपके पास आके R और L दे दिया जाए, पूछेंगे क्या फेज डिफरेंस होगा और इसका इंपीडेंस बताइए क्या होगा। E इक्वल टू लिख देगा E नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हमारा R है, ये हमारा L है। तो आपको लिखना है Z इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या फॉर्मूला देंगे हम लोग R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे R का स्क्वायर प्लस X ऑफ L का स्क्वायर, क्योंकि XC नहीं है XC नहीं रहेगा। यदि ऐसा लिख दे R है C है, अब इसका बताइए Z क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे Z इक्वल टू R
xc, इसको लिख देंगे z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस xc का स्क्वायर। तीनों रहेगा तो वो यदि यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछा जाए तो tan phi इक्वल टू xl माइनस xc अपॉन r, और यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे तो हमारा xc नहीं है तो सिर्फ हो जाएगा xl अपॉन r tan phi, और इसमें हो जाएगा माइनस xc अपॉन r। तो ये आप इस तरह से इसको सारे को ध्यान में रख सकते हैं ना। एक होता है हमारा cos phi, दिस cos phi इज इक्वल टू r अपॉन z, दैट इज व्हाट पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पावर फैक्टर। cos phi क्या है हमारा? पावर फैक्टर। दूसरा होता है कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस ये है हमारा x ऑफ l इज इक्वल टू x ऑफ c, ओमेगा l इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा c। बेसिकली ये रिएक्टिव इंडक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यदि दोनों सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब होता है कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। So this is omega square Lc is equal to 1 and this omega is equal to 1 upon root Lc. This frequency is equal to 1 upon 2 pi root Lc. This is the resonant frequency. So ये हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा एक्सप्लेन किए जहां तक हम सॉर्ट्स कर सके। तो आप इस तरह से माइंड मैप बना सकते हैं जो क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज याद रखने हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।